नमस्कार, मैं ललित कुमार ठाकुर हाजिर हूँ कृषि भूगोल के अंतर्गत एक नया विषय के साथ। आज का हमारा टॉपिक है कृषि जलवायुवीय नियोजन हेतु प्रस्तावित रणनीति। एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स के बारे में हमने पढ़ा, तो एग्रो क्लाइमेटिक प्लानिंग हेतु कौन कौन सी रणनीतियाँ अपनाई जा सकती है या कौन कौन सी रणनीतियाँ इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में हम लोग देखते हुए चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का विषय। कृषि जलवायवीय प्रादेशिक नियोजन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए भारतीय योजना आयोग के प्रत्येक प्रदेश के लिए प्रादेशिक नियोजन दल जोनल प्लानिंग टीम JPT, याद रखेंगे जोनल प्लानिंग टीम, आपके ऑप्शनल सवाल के लिए आ सकता है JPT क्या है, गठित किया गया है, जिसमें कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपतियाँ, कृषि, सिंचाई तथा वन विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, योजना आयोग तथा कृषि जल संसाधन मंत्रालय के प्रतिनिधि, राष्ट्रीय दूर संवेदी उपकरण NRA से राष्ट्रीय दूर संवेदी अभिकरण, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी, पर्यावरण, वित्त एवं पत्रकारिता विभागों तथा स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधि को सम्मिलित किया जाता है। यह दल संबंधित कृषि जलवायु प्रदेश के लिए सस्य प्रतिरूप, पशुपालन, मत्स्य पालन, उद्यान कृषि, वानिकी, कृषि प्रसंस्करण की क्रियाएं हेतु नीतियों का निर्धारण करती है। याद रखेंगे कि जोनल प्लानिंग टीम JPT जो बनाई गई है, जोनल प्लानिंग टीम, वे क्या करती है, संबंधित जो प्रदेश है, क्षेत्र है, जो जलवायु प्रदेश है, उसके लिए क्या करती है, नीतियों का निर्धारण करती है और इस नीतियों के माध्यम से विभिन्न योजनाओं का धरातल पर क्रियान्वयन करती है। तो चलिए देखते हैं आखिरकार एग्रो क्लाइमेटिक जो रीजन्स की प्लानिंग जो होगी उस क्षेत्र के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदियाँ हैं। कृषि नियोजन में निम्न बिंदुओं को विशेष बल दिया जाना चाहिए। जो वे बिंदुएं कौन कौन से, हम एक एक करके देखते चलते हैं। याद रखेंगे आप लोग के 1 नंबर या फिर 2 नंबर के प्रश्नों में इसमें से कोई भी बिंदु उठा कर दिया जाएगा और आपसे पूछा जा सकता है कि क्या है, इसे समझाइए, तो आप लोग ध्यान देंगे। इसके अंतर्गत हम निम्न बिंदुओं को देखेंगे, जिसमें शामिल है जल विभाजक विकास, मृदा प्रबंधन, सूक्ष्म सिंचाई विकास, सस्य नियोजन, उद्यान कृषि, बागाती फसलें, पशुपालन, मत्स्य पालन और रोजगार विस्तार। चलिए बात करते हैं एक एक करके सभी बिंदुओं पर। सबसे पहले बात करते हैं जल विभाजक विकास। भारत में 8वीं पंचवर्षीय योजना में एक समेकित जल विभाजक विकास कार्यक्रम इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम का प्रारंभ किया गया था, जिसका उद्देश्य था चयनित जल विभाजक क्षेत्र में मृदा संरक्षण के साथ साथ कृषि वानिकी, उद्यान कृषि, चारागाह विकास तथा फसल के उत्पादन को प्रोत्साहन करना। जैसे कि हमारी पहले बात हुई थी, JPT जो बनी थी जोनल प्लानिंग टीम, उसका उद्देश्य क्या था, विभिन्न प्रदेशों का अध्ययन करना, उसके जलवायु प्रदेशों का अध्ययन करने के पश्चात हमें क्या करना है, कोई प्रोग्राम लॉन्च करना है ताकि उस क्षेत्र के को बेहतर विकास किया जाए, उस क्षेत्र में जो भी विकास के पहलू है उसको बेहतर तरीके से क्रियान्वयन करने के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाए। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में ऐसी ही एक योजना बनी थी, इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसका उद्देश्य था मृदा संरक्षण के साथ कृषि वानिकी, उद्यान कृषि, चारागाह एवं फसल उत्पादन को प्रोत्साहन करना। चलिए अगला देखते हैं, मृदा प्रबंधन। कुछ प्रदेशों की मिट्टियाँ प्राकृतिक एवं मानवीय कारकों से लवणता, क्षारीयता एवं अम्लता की समस्या से ग्रसित है। ऐसे क्षेत्र कृषि के लिए अनुपयुक्त होते हैं। जैसे कि सबको पता है, अगर किसी क्षेत्र में क्षारीयता गुण अधिक है या अम्लता गुण अधिक है तो क्या हो सकता है, वो क्षेत्र कृषि कार्य के लिए अनुपयुक्त होगा। योजना आयोग ने प्रदेश संख्या को ध्यान नहीं देंगे। योजना आयोग ने इसके अंतर्गत आने वाले प्रदेशों के 8 जिलों में
उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश सरकार ने बंजर विकास कार्यक्रम को लागू किया, स्वीकृति प्रदान किया। उत्तर प्रदेश के सरकार ने बंजर भूमि विकास कार्यक्रम को स्वीकृत किया, जिसका क्रियान्वयन जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत किया गया था। इस कार्य के लिए गैर सरकारी स्वयंसेवी संस्थाओं के भी सहयोग के लिए आमंत्रण किया। याद रखेंगे, मृदा प्रबंधन का अर्थ है, सीधा सा मतलब है मृदा की क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए वहाँ कौन सा फसल बेहतर तरीक़े से किया जाता है, इस बात को ध्यान में रखा जाता है। तो ऐसे क्षेत्र जहाँ पे मृदा की गुणवत्ता अच्छी नहीं है, चाहे वो मानवीय कारक से हो, क्षारीयता के कारण हो या अम्लता के कारण, जो खेती के लिए उपयुक्त नहीं है या फिर समस्याग्रस्त है किसी कारणों के, तो उसे बेहतर बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया था, बंजर भूमि विकास कार्यक्रम की स्वीकृति प्रदान किया था, जिसका क्रियान्वयन केंद्र के जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत किया गया था। ठीक है। और जैसे कि मैंने पहले बताया था कि जेपीटी के अंतर्गत बहुत सारे कर्मचारी, बहुत सारे अधिकारी के साथ साथ बहुत सारे स्वयंसेवी गैर सरकारी संगठन भी शामिल थे। तो साथ में मिलकर उन्होंने क्या किया, मृदा प्रबंधन या फिर बंजर भूमि विकास कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। चलिए आगे देखते हैं। सूक्ष्म सिंचाई विकास। सूक्ष्म सिंचाई विकास सिंचाई हेतु भूगर्भिक जल की दृष्टि से संपन्न जो प्रदेश होंगे, वहाँ जल की गुणवत्ता भी उत्तम है। यद्यपि कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक सिंचाई के कारण लवणता में वृद्धि हो रही है। देश में भूमिगत जल का दोहन चरम सीमा पर पहुंच गया है, जबकि अन्य प्रदेशों में 30% से भी कम क्षमता का उपयोग किया गया है। यहाँ तालाबों के जीर्णोद्धार हेतु इनके चतुर्थिक वृक्षारोपण करने, तालाबों द्वारा सिंचाई को प्रधानता देना। यहाँ तालाबों के प्रारूप तैयार किया गया है, जिसमें तालाबों में तटबंधों को मजबूत करने, इसके चतुर्दिक वन तथा अवसादों को नियमित सफाई करने तथा समुचित जल विकास की व्यवस्था सम्मिलित है। देखो, सूक्ष्म विकास के अंतर्गत है कि छोटे छोटे जो सिंचाई के साधन हैं उसे हमें क्या करना है, और अधिक विकास करना है। देखिए, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे भूमिगत जल का अति दोहन किया गया है, जो अपने आप को भूमिगत जल की दृष्टि से संपन्न समझते थे। तो उन क्षेत्रों में आवश्यक है कि चूँकि अब वहाँ की भूमिगत जल की जो स्रोत है वो ख़त्म हो रही है, तो ये समस्या है। तो उन क्षेत्रों में सूक्ष्म सिंचाई विकास को प्रोत्साहन दिया गया था। इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, जो पुराने तालाब है उसको पुनः निर्माण करवाया जाएगा, उसके चारों ओर वृक्षों का रोपण किया जाएगा, और साथ ही साथ तालाब से सिंचाई करने में प्रोत्साहन किया जाएगा। तालाब के चारों ओर तटबंध का निर्माण किया गया, उसके चारों ओर वन तथा अवसादों को, जो अवसाद होंगे जो तालाब के गहरीकरण को रोकते हैं, अवसाद को नियमित रूप से सफाई करने की ओर, ताकि समुचित जल की व्यवस्था किया जा सके, इसलिए सूक्ष्म सिंचाई विकास योजना बनाई गई थी। चलिए आगे बात करते हैं शस्य नियोजन, क्रॉप प्लानिंग के बारे में। 1990 में देश में लगभग 127 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर खाद्यान्नों का उत्पादन किया जाता था। पारिस्थितिक तंत्र की सुरक्षा हेतु 20वीं सदी के अंत में 105 मिलियन हेक्टेयर खाद्य फसलों के क्षेत्र पर 250 मिलियन टन खाद्यान्नों का उत्पादित प्रस्तावित किया गया था। इसी प्रकार उपयुक्त बीजों, सामान्य स्तर के उर्वरक उपयोग तथा उचित अंतः फसल तंत्र द्वारा ग्रीष्म ऋतु में फलीदार फसलों की बुवाई से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में कृषि उत्पादकता बढ़ाई जाए। ध्यान देंगे इस वाले पॉइंट को, ठीक है, कि जो कम उत्पादकता वाले जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में कृषि उत्पादकता को बढ़ाई जाने के लिए उपयुक्त बीजों का प्रयोग करना है, उर्वरक का प्रयोग करना है तथा उचित अंतः फसल तंत्र एवं फलीदार फसल को क्या करना है, प्रोत्साहित करना है, ताकि वहाँ की कृषि उत्पादकता बढ़ाई जा सके। खाद्य तेलों की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए तिलहनों की उन्नत किस्म HYV बीज का प्रयोग
सिंचित क्षेत्र में वृद्धि, द्विफसली तथा त्रिफसली पद्धति का प्रयोग, शीघ्र तैयार होने वाली खाद्यान्न फसलों के पश्चात जो आर्द्रता बच जाती है भूमि में उसमें तिलहन फसलों का उत्पादन तथा पारंपरिक कम उत्पादन खाद्यान्नों के स्थान पर तिलहनों की खेती की जा सकती है। कपास तथा गन्ने के क्षेत्र में वृद्धि की अपेक्षा इनकी उत्पादकता को महत्व देना चाहिए। क्रॉप प्लानिंग के अंतर्गत भूमि की क्वालिटी और वहाँ उपस्थित साधनों को ध्यान में रखते हुए हमें उन क्षेत्रों में वो फसल उगाना चाहिए जो उस वातावरण के लिए बेहतर हो और हमें अधिक उत्पादन दे सके। हम HYV प्रकार के बीजों का इस्तेमाल कर सकें। याद रखेंगे उन प्रदेशों में जिन प्रदेशों में संभवतः ऐसा होता है जिन प्रदेशों में चावल का अधिक उत्पादन होता है वहाँ पे किसी और फसल का उत्पादन होता है, तो हमें ऐसा नहीं करना है। ज़रूरत पड़ी तो हमें जो 2 से 3 फसल लेते हैं उसके बाद जो आर्द्रता बच जाती है उस आर्द्रता में हम तिलहन फसल या फिर कम आर्द्र वाली फसल को भी उगाया जा सकता है। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, हमारी खाद्यान्नों की जो उत्पादन क्षमता है उसको भी बढ़ाया जा सकता है। चलिए अगला बात करते हैं उद्यान कृषि हॉर्टिकल्चर। मृदा प्रकार तथा सिंचाई की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए कम उत्पादक खाद्यान्नों के स्थान पर फल उत्पादन को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। ठीक है, याद रखेंगे ये फल उत्पादन से संबंधित है। पठारी क्षेत्र फल उत्पादन के लिए उपयुक्त होता है। शुष्क तथा अर्ध शुष्क क्षेत्रों में निर्वाहक कृषि के स्थान पर फल उत्पादन अधिक लाभदायक सिद्ध हो सकता है। इसमें रोजगार के अधिक अवसर मिलते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में विशेषतः जलवायु भिन्नता के कारण उष्णकटिबंधीय से लेकर शीतोष्णकटिबंधीय तक फलों की खेती की जा सकती है। उद्यान कृषि को समुचित प्रोत्साहन देने हेतु शोध, उन्नत किस्मों के विकास, डिब्बाबंदी, प्रसंस्करण, विपणन तथा भंडार की उच्च तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। ध्यान में रखेंगे उद्यान कृषि के अंतर्गत हम फसल उत्पादन की बात कर रहे हैं। अब फसल उत्पादन की बात हो रही तो कुछ क्षेत्रों में जहाँ पे सामान्य फसल जैसे चावल गेहूँ उगाया जाता है तो हो सकता है यदि उन स्थानों पर यदि हम फलों का उत्पादन करें तो वो हमें बेहतर रोजगार के अवसर के साथ बेहतर उत्पादन दे सके। इसलिए उद्यान कृषि को प्रोत्साहन के लिए विभिन्न शोध, उन्नत किस्म के बीज तथा विपणन भंडारण के तकनीकों का प्रयोग में लाने को प्रोत्साहन किया जाता है। चलिए अगला बात करते हैं बगाती फसलें। हिमालय में प्रदेश तथा दक्षिणी पठार में पहाड़ियों में चाय की बगाती खेती होती है। हिमालय प्रदेश में तथा दक्षिणी पठार एवं पहाड़ियों में क्या हो जाता है, मुख्य रूप से चाय की खेती होती है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु की पहाड़ियों में कौहा की बगाती फसल प्रचलित है। रबड़ की बगाती केरल में प्रचलित है। तमिलनाडु, कर्नाटक तथा त्रिपुरा में है के रबड़ की तथा इनका विस्तार अपेक्षित है। मसालों की खेती में भारत विश्व में अग्रणी प्रदेश है। शोध के द्वारा इसकी गुणवत्ता तथा उत्पादकता में वृद्धि। कहने का मतलब है जो बगाती फसलें जैसे चाय, कौहा, कॉफ़ी, इन सभी का हमें उत्पादन की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। इसकी गुणवत्ता तथा उत्पादन में ध्यान देना होगा। चलिए अगला बात करते हैं पशुपालन। भारत में पशुपालन कृषि का अभिन्न अंग है, किंतु पशुपालन एक पृथक व्यवसाय के रूप में कम ही विकसित है। जनसंख्या के उचित पोषण के लिए आहार में दूध की मात्रा में वृद्धि करना आवश्यक है। अतः डेयरी को विकसित करने की आवश्यकता है। भारत में विश्व की सर्वाधिक पशु संख्या होते हुए भी उनसे न उत्पादन की मात्रा कम है तथा गुणवत्ता कुछ खास अच्छी नहीं है। पूंजी तथा व्यवस्थित चारागाहों की कमी तथा कुशल प्रबंधन का अभाव है।
बेहतर नस्ल के दुधारू पशुओं का विकास, पश्चिमी हिमालय में भैंसों तथा भेड़ों की नस्लों तथा पूर्वी में सुअरों की नस्लों में सुधार, ऊपरी गंगा तथा गंगा पार मैदान में भैंस पालन के साथ साथ मुर्गी पालन, कृषि कार्य हेतु पशुओं का उपयोग तथा दक्षिण में पठारी एवं पूर्वी तटीय प्रदेशों में भैंस पालन के साथ भेड़ पालन को प्रोत्साहन करने की आवश्यकता है। कहने का मतलब सीधा है, भारत में विश्व में सबसे अधिक मात्रा में पशु संख्या पाई जाती है। याद रखना, पशुपालन और कृषि दोनों एक दूसरे से संबंधित है, इसे अलग नहीं किया जा सकता है। चूँकि भारत में सबसे अधिक पशु संख्या है, सबसे अधिक पशु संख्या होते हुए भी विश्व में इसके उत्पादन तथा गुणवत्ता में हमेशा हम बेहतर नहीं कर पाते, तो आवश्यक है कि हम पशुओं की नस्ल में सुधार करें, ऐसे बेहतर तकनीकों या फिर बेहतर व्यवस्था का निर्माण करें जिससे पशुपालन में प्रोत्साहन मिले। चलिए अगला बात करते हैं मत्स्य पालन। मछली पालन जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश की पहाड़ियों में शीत मत्स्य पालन की संभावनाएं है। तटीय क्षेत्रों में 9 लाख हेक्टेयर क्षेत्र मत्स्य पालन के लिए उपलब्ध है, जिसमें उच्च प्रौद्योगिकी अपनाकर हाई टेक्नोलॉजी अपनाकर झींगा मछली का उत्पादन किया जाता है। मत्स्य विकास हेतु उन्नत मत्स्य उत्पादन जलाशयों, आहारों, बीजों, प्रसंस्करण, संग्रहण तथा परिवहन व्यवस्था की आवश्यक है। ध्यान में रखेंगे, हमारे तटीय क्षेत्र में लगभग 9 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में मत्स्य का उत्पादन किया जाता है, जिसमें उच्च किस्म के टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर झींगा मछली का उत्पादन किया जाता है। लेकिन जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्रों में या फिर उत्तराखंड के आसपास के इलाकों में शीत मत्स्य पालन की संभावना है या फिर आंतरिक मत्स्य पालन की संभावना है। तो हमें मत्स्य विकास के प्रोत्साहन के लिए हमें उन्नत मत्स्य उत्पादक जलाशयों का निर्माण करना होगा। आहारों, बीजों तथा संग्रहण की उचित व्यवस्था के साथ साथ परिवहन व्यवस्था में भी उचित सुधार करने की आवश्यकता है। चलिए बात करते हैं अगला, रोजगार का विस्तार। जैसे कि मैंने बताया था कि लैंड यूज़ प्लानिंग, जब भी हम कोई प्लानिंग करते हैं तो हम एक और संतुलित विकास को या फिर पूर्ण विकास को ध्यान में रखते हैं, दूसरी ओर हम ये भी देखते हैं कि वो पर्टिकुलर क्षेत्र एम्प्लॉयमेंट या फिर रोजगार जनरेट कर रहा है या कि नहीं कर रहा है। तो कृषि जलवायु नियोजन का प्रमुख उद्देश्य रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उत्पन्न कर लोगों की आर्थिक दशा को सुधार करना है। इसके लिए प्रतिदर्श अध्ययन कर, सैंपल्स का अध्ययन कर रोजगार के सृजन हेतु सुझाव दिए जाते हैं। ध्यान में रखेंगे इस बात को, मैंने लैंड यूज़ प्लानिंग के दौरान रोजगार के बारे में भी बात किए थे। हमें क्या करना है, पर्टिकुलर किसी प्रदेश का भूमि का उपयोग करके वहाँ के लोगों की आर्थिक दशा को सुधारने की बात कही। तो आर्थिक दशा तभी सुधर सकते हैं जब लोग आर्थिक रूप से किसी न किसी कार्य में संलग्न हो या फिर वो उनका आय में वृद्धि हो। और आय में यदि वृद्धि करवाना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, रोजगार चाहिए। रोजगार अधिक हो तथा रोजगार का विस्तार हो। तो हमें प्लानिंग करते वक्त ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि उस पर्टिकुलर क्षेत्र के लोगों को अधिक से अधिक रोजगार का सृजन हो सके या फिर रोजगार हमें प्राप्त हो सके। इस प्रकार से हमने कृषि जलवायु प्रदेश या कृषि जलवायु प्रदेश में जो योजना आयोग या फिर अन्य संस्था के माध्यम से, जोनल प्लानिंग कमेटी टीम के माध्यम से बहुत सारे नीतियों का निर्माण किया गया ताकि उस क्षेत्र के प्राइमरी तथा सेकेंडरी खासकर प्राइमरी जो क्रियाकलाप है उसको बेहतर किया जा सके। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।